हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये पार्ट 2 है। ओके, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी, है ना, जैसे कि इलेक्शन इन डेमोक्रेसी देखा था हमने, है ना। फिर उसके बाद में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्शन जो सिस्टम इंडिया में है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और तो पीआर सिस्टम एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, तो यहाँ से हमें कवर करना था। एक बार और डिफरेंस देख लें क्या। तो एफ जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है ना, FPTP, तो यहाँ पे कंट्री जो होती है उसको कई सारी जो कॉन्स्टिट्युएंसीज में डिवाइड किया जाता है। मतलब कि जैसे हमारा इंडिया है ना, तो इसमें कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज बनेंगी, जितनी सीट है हमारे लोकसभा में, है ना, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्युएंसीज डिवाइड की जाएंगी। मतलब एक जोग्राफिकल एरिया, अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी, हर कॉन्स्टिट्युएंसी में सेम पॉपुलेशन होती है, ठीक है। मतलब एक कॉन्स्टिट्युएंसी में अगर 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वहां पर जो है, तो उतनी ही पॉपुलेशन दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी में होगी, और यहाँ से जो एक MP निकलेगा, फिर उतने वहां से एक MP निकलेगा, तो हर जगह से फिर एक MP निकलता है, जितनी सीट होती है उस हिसाब से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, एक बड़े से एरिया को जो है एक कॉन्स्टिट्युएंसी बना दिया जाता है, जैसे कि पूरे देश को ही उन्होंने एक कॉन्स्टिट्युएंसी बना दिया, ठीक है, पूरी सिंगल कॉन्स्टिट्युएंसी। एवरी कॉन्स्टिट्युएंसी से एक वन रिप्रेजेंटेटिव निकल के आता है FPTP में, है ना। और जो PR सिस्टम में क्या होता है, PR सिस्टम में जो है एक कॉन्स्टिट्युएंसी से कई सारे लोग निकल के आते हैं। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वो इलेक्ट किए जाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन, मोर देन वन, मतलब कि ज्यादा होते हैं इसमें। हम्म, जो इलेक्ट किए जाते हैं, जो जनता के साथ द्वारा जो है चुने जाते हैं। और वोटर्स जो है वोट करते हैं पार्टी के लिए। PR सिस्टम में ये डिफरेंस होता है कि वोटर्स पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं, और FPTP में होता है कि वोटर्स अपने कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, ठीक है। जो पार्टी जो होती है, इसको सीट मिलती है इस पद जो उनको, हाँ मतलब पार्टी को ज्यादा, सॉरी, हमारे यहाँ भी FPTP है, तो पार्टी को ज्यादा सीट मिलती है, वोट से भी ज्यादा, ठीक है। वोट अगर कम मिले तो चल जाता है, पर सीट ज्यादा मिलती है। FPTP में क्या होता है, जैसे कि किसी को 20% वोट मिले, ठीक है, किसी को 25% वोट मिले, है ना, एक और को 25% मिल गए, ओके, किसी को 30% वोट मिल गए, ठीक है। अगर ये कैंडिडेट्स जो खड़े हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन में, A हो गया, B हो गया, C और D, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे ना, वो जीत जाएगा, तो D वाला जीत जाएगा, तो बाकी के वोट गए फालतू में, ठीक है, बेकार हो गए, है ना। तो ऐसा होता है, क्योंकि जो है सीट्स जो जिसको कम मतलब ज्यादा वोट मिलते हैं ना, वो हमारे यहाँ इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है, जितने वोट मिलेंगे उस हिसाब से आपको सीट मिलती है, ठीक है। पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उतनी सीट मिलती है। तो हर एक वोट की रिप्रेजेंटेशन होती है PR सिस्टम में। कैंडिडेट जिसको जीतना होता है उसको 50+1 वोट्स की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर, जैसे कि 30% वोट में भी ये कैंडिडेट जीत गया, है ना। पर PR सिस्टम में जो होता है ना इलेक्शन में, तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ वोट चाहिए पड़ते हैं, मतलब 50+1 वोट तो चाहिए। FPTP जो है UK में है, इंडिया में है। तो हमारा देश जो है, एक तो UK ने इतने सालों तक रूल किया है ना, ब्रिटेन ने, ठीक है, तो इसलिए इनका सिस्टम हमारे यहाँ अडॉप्ट किया गया। इजराइल हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, यहाँ पर जो है PR सिस्टम किया जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है लोगों की, क्योंकि हर एक वोट की रिप्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पर देखो बाकी के सारे वोट जो है बेकार ही चले गए, क्योंकि 30% वोट वाला जीत गया, है ना। अब यहाँ पर देखो PR सिस्टम हमारे राज्यसभा में भी है। थर्ड वेरिएंट, तो PR सिस्टम के भी कई सारे वेरिएंट, जैसे कि अभी सिंगल कॉन्स्टिट्युएंसी वाला देखा, ओके। तो हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट वाला फॉलो किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में ये 3 होते हैं, ओके। तो PR सिस्टम जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है राज्यसभा के इलेक्शन में। लोकसभा के इलेक्शन तो डायरेक्टली होते हैं, जिसमें FPTP फॉलो किया जाता है ना, जो कि अभी हमने समझा, ओके। तो यहाँ पर जो है राज्यसभा के इलेक्शन में जो है कौन सा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉलो किया जाता है। हर स्टेट से एक स्पेसिफिक कोटा होता है, जो कि सीट होती है राज्यसभा में। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो मेंबर्स जो होते हैं इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है, जो कि लॉ मेकिंग का काम करती हैं अपने स्पेसिफिक एरिया में, जो स्टेट के एरिया में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पर होगी, है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जैसे कि लोकसभा होती है ना नेशनल लेवल पे, वैसे ही। तो लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं कौन, ये राज्यसभा के मेंबर्स। वोटर्स जो है एमएलए, वोटर्स आर द एमएलए, वोटर्स आर द एमएलए इन दैट स्टेट। तो जो वोटर्स होते हैं ना, लोकसभा में वोटर्स जो होते हैं डायरेक्टली पीपल्स होते हैं, है ना। पर जो राज्यसभा में जो वोटर होते हैं ना, वो एमएलएज होते हैं। एमएलए जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, तो वो वोट करते हैं फॉर राज्यसभा के इलेक्शन में, ठीक है। राज्यसभा के इलेक्शन में जो है वोटिंग कौन करता है, एमएलए करते हैं। एवरी एवरी वोटर जो है उसको रैंक करना पड़ता है कैंडिडेट को, ठीक है, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि यहाँ पर ए बी और सी तीन कैंडिडेट हैं, ठीक है। यहाँ पर एमएलए आया, ठीक है, वो उसको वोट करेगा वो इन तीनों को। तो कैसे वोट करेगा, इसके लिए ना ये जो है सी को ज्यादा पसंद करता है, तो ये सी को पहले प्रेफरेंस देगा। उसके बाद में ये ए को पसंद करता है, तो ए को दूसरा प्रेफरेंस देगा और बी को देगा तीसरा प्रेफरेंस, है ना। वैसे ही दूसरा एमएलए आएगा, फिर ये अलग प्रेफरेंस देगा, उसको ए ज्यादा सूटेबल लग रहा है, ठीक है, फिर बी और फिर सी। तो इस हिसाब से प्रेफरेंसेस होते हैं कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप, किसको लायक समझ रहे हो। तो ऐसे प्रेफरेंसेस के थ्रू ये जो है इलेक्ट किया जाता है, यहाँ पर सिस्टम चलता है, रैंक करते हैं कैंडिडेट को। अगर कैंडिडेट को जीतना है तो उसको जो है एक मिनिमम कोटा ऑफ वोट तो जीतना ही पड़ता है, ओके। तो टोटल वोट जितने भी आते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड प्लस वन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 राज्यसभा मेंबर्स हैं और उनको इलेक्ट किया जा रहा है, 200 एमएलए इन राजस्थान, ठीक है, 200 एमएलए हैं राजस्थान में, ठीक है, और 4 राज्यसभा के मेंबर्स जो है उनको इलेक्ट किया जा रहा है। तो विनर को जो है 200, यहाँ पे 40 प्लस 1 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर 41 वोट्स, है ना। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इतना कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है वैसे, ओके, ठीक है। तो इतना तो समझिए, अरे क्या हो रहा है, हाँ हाँ, oh my god। मतलब कि जैसे कि 200 एमएलए होते हैं, है ना, तो 200 एमएलए के नीचे लग गया 40, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 4 थे, सॉरी, 4 कैंडिडेट प्लस 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पर 200/5 हो गया, मतलब कि 40 जो हो गए क्या, 40 वोट पर 1 और प्लस करना है, यहाँ पर जो दिया है तो इसमें 1 प्लस 41 वोट्स, है ना। तो व्हेन वोट्स आर काउंटेड, जब वोट काउंट किए जाते हैं तो प्रेफरेंस की बेसिस पे वोट सिक्योर बाय कैंडिडेट जो उस हिसाब से काउंट करते हैं। जैसे कि इस एमएलए ने वोट दिया था, उसके पहले वाले एमएलए ने जो प्रेफरेंस होते हैं ना उस हिसाब से करते हैं, ओके। तो प्रेफरेंस वाला वोट यहाँ पर चलता है। अकाउंटिंग के बाद में ऑल फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को निकाला जाता है, और जो भी कैंडिडेट होता है उसको फिल करना पड़ता है कोटा, जो ये कोटा निकल के आया ना 40+1 वाला। कैंडिडेट जिसने सिक्योर किए होते हैं लोएस्ट वोट फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि सी एलिमिनेट हो गया इनमें से सबसे, क्योंकि इसका प्रेफरेंस जो है सबसे कम लोगों ने दिया, है ना। तो इसको एलिमिनेट कर दिया। अब ए और बी के बीच में फिर से इलेक्शन होता है, ठीक है, और इनके वोट जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। जो सेकंड प्रेफरेंस वाला है उसको वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो फिर इलेक्ट किया जाता है ना। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, पूरे देश में फॉलो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मतलब, इतना बड़ा देश है अपना, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो इतना ही बड़ा तो सिस्टम होता है इलेक्शन का, है ना। तो ये सिस्टम पूरे देश में फॉलो नहीं कर सकते। तो इंडिया ने अडॉप्ट क्यों किया एफपीटीपी, तो आंसर जो है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है गैस करना, ठीक है, क्योंकि आपने रीड किया अभी बॉक्स में किस तरीके से राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है, लोगों को समझ में ही ना आए, है ना।
हम स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं समझने में, है ना? तो स्टूडेंट्स भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना। तो मतलब जनता कॉमन मैन जो है उन लोग तो और ही नहीं समझेंगे फिर, है ना? वो अपने काम में बिजी रहते हैं, तो डिफिकल्ट हो जाएगा पूरे देश में ये इम्प्लीमेंट करना भी। तो रीजन है कि रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस, जो एफटीपी सिस्टम है उसकी सक्सेस इसलिए निकली क्योंकि वो सिंपल है ना? मतलब वोट दो और जो भी जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। तो एंटायर इलेक्शन जो सिस्टम है हमारे यहाँ एक्सट्रीमली सिंपल है। जो कॉमन वोटर्स है ना, तो वो भी समझ पाए। अब जब देश आजाद हुआ था, आप सोचो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज इम्प्लीमेंट कर सकते क्या? उस टाइम पर लिटरेसी लेवल, मतलब लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, है ना? इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था हमारा देश, गरीबी थी, भुखमरी थी, ठीक है? ऊपर से ये भी उनके ऊपर बोझ डाल देते तो और प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है? तो कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है जिसको पॉलिटिक्स इलेक्शन के बारे में, वो भी ये समझ जाएगा, ठीक है? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, है ना? तो एफपीटीपी सिस्टम जो है सिंपल है। तो ये ना क्लियर चॉइस था कि जो वोटर्स जो हैं अच्छे से इसको समझ पाते, और इलेक्शन के टाइम पर वोटर्स जो है सिंपली जो है कैंडिडेट जो है अपने हिसाब से उसको समझ सकता है। वोटर्स जिसको पसंद करता है, ठीक है, जो भी वोटर या फिर कैंडिडेट को पसंद करता है या फिर पार्टी को, तो वो उसको वोट दे देते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली वोटर्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है पार्टी को देते हैं, कैंडिडेट को, या फिर दोनों में बैलेंस करते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स ही वोट करने जाते होंगे तो पार्टी को ज्यादातर वोट देते, ये नहीं देखता कोई कि मतलब कि अगर नॉ जनरली बता रहे हो कि सभी लोग जो है पार्टी को देखते हैं और पार्टी को वोट दे देते हैं। ये नहीं देखते कि वो कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, या फिर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, कितनी प्रॉपर्टी है उसकी। ये सारा डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है? सबको पब्लिश करना होता है ये डेटा, जो जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में जो कंटेस्ट करने के लिए खड़े होते हैं ना, तो वो लोग एफपीटीपी सिस्टम जो है वोटर्स को एक चॉइस देते हैं, नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज के बीच में, बट स्पेसिफिक कैंडिडेट के बीच में। तो आपको पार्टी भी आप चूज कर सकते हो, आपको पार्टी के अकॉर्डिंगली वोट करना है या फिर कैंडिडेट के अकॉर्डिंगली वोट करना है, कैंडिडेट जो पसंद है। दूसरे इलेक्टोरल सिस्टम में ना, जैसे कि पीआर सिस्टम हो गया, तो वोटर्स जो है वो पार्टी को ही चूज कर सकते हैं और पार्टी अपने हिसाब से फिर उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्टी की लिस्ट से निकल के आएंगे, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर जो है नो वन रिप्रेजेंटेटिव्स हु रिप्रेजेंट, मतलब पता ही नहीं चलता है कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पार्टी की लिस्ट है। पार्टी जो है अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो है कैंडिडेट को जो है डिवाइड कर देगी कॉन्स्टिट्युएंसीज वगैरह, है ना? तो किस कॉन्स्टिट्युएंसी से कौन सा पर्सन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा वहां पर। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है लोकेलिटी के लिए, ये भी हम जिम्मेदार नहीं ठहरा पाते पीआर सिस्टम में। एफपीटीपी में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ से सीट से इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है वो अगर जीतता है, ठीक है, जो भी हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतता है, तो लोग जानते हैं कि हाँ ठीक है ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कुछ भी कांड होगा तो इससे जाकर के बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बेस्ड सिस्टम होता है जैसे कि एफपीटीपी, तो वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि कौन है जो हमारे यहाँ से जो हमको जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? उसको अकाउंटेबल ठहराते हैं अगर कुछ भी वो गलत हरकतें करता है तो। ओके, तो मोर इम्पोर्टेंटली जो मेकर्स हमारे संविधान बनाने वाले थे ना, तो उनको भी लगा पीआर सिस्टम जो है, पीआर बेस्ड इलेक्शन जो है सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है? हमको स्टेबल गवर्नमेंट भी चाहिए, 5 साल तक तो टिकी रहे गवर्नमेंट, पता चला बार बार गिर रही है। तो हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव है ना, उसको नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस सिस्टम में जो है एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन होगा? एग्जीक्यूटिव जो कि चुने गए हैं जनता के द्वारा, ठीक है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का भी काम करते हैं, और जो मतलब कि देखो, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, ठीक है? तो वो क्या बन गए? एमपी बन गए, ठीक है? नेशनल पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो उनको वोट मिली तो वो एमपी बन गए, ठीक है? तो अब ये जो एमपी है वो एग्जीक्यूटिव भी कहलाएंगे और लेजिस्लेचर भी। लेजिस्लेचर क्योंकि वे लॉ मेकिंग का काम करेंगे, और एग्जीक्यूटिव क्योंकि ये लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। और जो एमपी दूसरी पार्टी के थे वो भी तो जीते हैं ना, कुछ जीते हैं, पूरे नहीं जीत पाए। ओके,
तो वो एमपी भी तो लेजिस्लेचर का काम कर रहे हैं, पर ये लेजिस्लेचर बस है, एग्जीक्यूटिव नहीं है। एग्जीक्यूटिव में ये वाले भी आ जाते, ये वाले होते हैं जो कि जीतते हैं। ठीक है, तो सिस्टम में जो है एग्जीक्यूटिव जो है मेजोरिटी में होते हैं, लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी में है, तभी तो वो जो है एमपी जो इनके बने हुए हैं यही लेजिस्लेचर बने हुए हैं, क्योंकि ये इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है ना। तो आप नोटिस करोगे कि पीआर सिस्टम जो है ये क्लियर मेजोरिटी नहीं लेकर के आता है, क्योंकि जो सीट्स होती है ना लेजिस्लेचर में डिवाइड की जाती हैं बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ वोट। तो जितना वोट है उस हिसाब से जो है सीट्स दी जाती हैं पीआर सिस्टम में। छोटे देशों के लिए ये ठीक है, पर हमारे इतने बड़े देश के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है ना। एफपीटीपी जो सिस्टम है ये जो है लार्जेस्ट पार्टी और कोalition जो है इनको बोनस सीट देता है, ठीक है। एंड मोर देन द शेयर ऑफ द वोट्स अलाउ, तो जितने शेयर हैं मतलब वोट है उससे कहीं ज्यादा इनको सीट मिल जाती है, ठीक है। तभी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। इस सिस्टम में जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन कर पाती है इफेक्टिवली, और स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो पाती है ना। एफपीटीपी सिस्टम जो है एनकरेज करता है वोटर्स को कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप हो गए वहां से भी कोई भी आ सके और इलेक्शन में जीत सके, है ना। तो कितने सारे लोग इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, है ना। रिजर्वेशन भी होता है एसटी एसटी के लिए। और 2029 का जब जनरल इलेक्शन होगा ना तो उसमें वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन होगा। तो इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री जो है हमारा देश, है ना। तो इतने सारे जो मतलब रिलीजन है, कल्चर है, इतना डिफरेंस है हमारे यहाँ, डाइवर्सिटी है। तो पीआर सिस्टम जो है एनकरेज करता है ईच कम्युनिटी टू फॉर्म द ओन नेशन वाइड पार्टी, है ना। तो अगर ऐसे डाइवर्स देश में अगर पीआर सिस्टम होता ना तो नेशन वाइड पार्टी बन जाती हर एक इंसान की, ठीक है, कम्युनिटी की सॉरी। तो हर एक कम्युनिटी जो है अपनी एक पार्टी बना लेती, कॉन्फ्लिक्ट भी होते ना फिर उसकी वजह से। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन्होंने जो है एफपीटीपी चुना। एक्सपीरियंस जो रहा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कन्फर्ट कर दिया कि जो एक्सपेक्टेशन है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन देख के जो एक्सपेक्टेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की। एफपीटीपी सिस्टम जो है ये सिंपल है और फैमिलियर था ऑर्डिनरी वोटर्स के लिए। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, है ना। वो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसके ज्यादा एमपीज होंगे, वो जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो लार्जर पार्टीज को भी हेल्प करते हैं ये कि वो जीत सकें क्लियर मेजोरिटी के साथ में सेंटर में, स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती वहां पर। तो ये सिस्टम जो है डिस्करेज करता है पॉलिटिकल पार्टीज को दैट गेट ऑल देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी। अगर पीआर सिस्टम होता हर कम्युनिटी अपनी पार्टी बना लेती और सब लोग अपनी कम्युनिटी वालों को वोट देते, कास्ट वालों को, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती ना हमारे देश में। नॉर्मली जो एफपीटीपी सिस्टम है इससे टू पार्टी सिस्टम भी निकल करके आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टू मेजर कॉम्पिटिटर्स फॉर पावर, जैसे कि अभी करेंटली देखने को मिल रहा है। तो हमारे यहाँ जैसे कि 8 या 9 जो नेशनल पार्टियां, पर जो बीजेपी जो है ना, और कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी, तो अभी आम आदमी पार्टी का ज्यादा चल नहीं रहा है। पर हाँ इन दोनों के बीच में कंपटीशन ज्यादा होता है, ओके। तो यहाँ पर जो है दो पार्टीज जो होती हैं कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं पावर के लिए, और ये लोग शेयर भी करते हैं, ठीक है। और फिर जब मतलब पहले ये वाली पार्टी जीत गई, फिर इनका रूल रहा, फिर दूसरी पार्टी जीत गई, तो वोटर्स जो है चेंज कर देते हैं सिस्टम। तो डिफिकल्ट रहता है फॉर न्यू पार्टी और द थर्ड पार्टी टू एंटर द कंपटीशन एंड शेयर फॉर पावर। एफपीटीपी सिस्टम में प्रॉब्लम ये भी रहती है कि दो पार्टी अगर डोमिनेट कर जाती है तो दूसरी नई पार्टी जो आने वाली होती है उसको, मतलब न्यू पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गई, तो ये जो है थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो जाती है न्यू पार्टी को कि वो एंटर कर सके कंपटीशन में, क्योंकि ज्यादा डोमिनेट करते हैं ना तो ज्यादा पैसा भी होता है, फिर मनी एंड मसल पावर चलने लगता है, ठीक है। तो इन दिस रिस्पेक्ट जो एक्सपीरियंस है एफपीटीपी जो इंडिया में है स्लाइटली डिफरेंस है, पर हमारे यहाँ देखें एफपीटीपी का थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में जो एफपीटीपी सिस्टम अडॉप्ट किया गया तो वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था, ठीक है, उस टाइम के बाद में, क्योंकि आईएनसी जो था वो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का पार्ट था, इसलिए लोग जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। पहले की लीडर्स की बात अलग थी ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था वो देश को आगे लेकर के चलना चाहते थे। वो जानते थे कितनी प्रॉब्लम्स के बाद में हमने ये जो है हमें हमारा देश मिला है, ठीक है, आजादी मिली है ना।
तो वो जानते थे कि जो इसकी कीमत क्या है, ठीक है। उसके बाद के जो जब ये जो है पहले ये फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट थी, है ना। बाद में ये क्या बन गई, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे फोकस करने लगी, ठीक है। तो इसके बाद से जब ये वन पार्टी डोमिनेंस चला, जब लोग परेशान हो गए इनसे, जब ये लोग एकदम पॉलिटिकल पार्टी जैसा मतलब अपना इंटरेस्ट फॉलो करने लगे थे, तो फिर लोगों ने इनको पावर से हटाया, है ना। फिर कई सारी रीजनल पार्टीज इमर्ज हुई थी, है ना। 1989 के बाद में इंडिया ने विटनेस किया था मल्टी पार्टी कोलिशन। इंडिया में तो इतनी सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी, तो यहाँ पर मल्टी पार्टी कोलिशन देखने को मिला था। एट द सेम टाइम जो कई सारे स्टेट्स में टू पार्टी कंपटीशन भी इमर्ज हुआ, है ना। कई सारे स्टेट्स में दो पार्टी का कंपटीशन भी हुआ। बट अगर देखें तो इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है, इंडिया के जो पार्टी सिस्टम का फीचर क्या है कि जो कॉलिशन का राइज हुआ, कॉलिशन मतलब गठबंधन शुरू हो गए, जब कई जैसे कि एक बड़ी पार्टी हो गई, ठीक है। उस टाइम पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, इनके खिलाफ कौन सी छोटी छोटी पार्टियों ने संगठन बना लिया, तो इन्होंने अपना कॉलिशन बना के इसने इनको हरा दिया था, ठीक है। तो न्यू स्मॉलर पार्टीज जो है वो भी इलेक्टोरल कंपटीशन सिस्टम में आ गई थी। तो एफपीटीपी सिस्टम इंडिया का थोड़ा डिफरेंट रहा। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हमने एफपीटीपी सिस्टम देखा जो हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है, ठीक है। इलेक्शन का जो सिस्टम फॉलो किया जाता है एफपीटीपी, तो कैंडिडेट जिसको हाईएस्ट वोट मिलते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत जाता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता, डिसएडवांटेज हो जाता जो स्मॉलर जो सोशल ग्रुप थे, मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप थे ना, तो उनके लिए तो गलत चीज हो जाती। क्योंकि जो इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन सोशल कंटेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की चीजें रही हैं ना हमारे देश में। तो सोशल सिस्टम जो है हमारे यहाँ का थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। तो एफपीटीपी सिस्टम जो है इलेक्टोरल सिस्टम, तो ये इसका मतलब क्या हो जाता कि डोमिनेंट सोशल ग्रुप जिनके पास में पावर है, जिनकी जो कास्ट के बेसिस पे लोग वोट करते तो वो जीत जाते हैं ना। और जो पार्लियामेंट में इनका ही दबदबा दबदबा चलता, जो कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, ठीक है। तो इन चीजों को काउंटर करने के लिए जो है जो ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप थे उनको उनका रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं फिर। और हमारे पार्लियामेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर हर एक सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना लॉ मेकिंग में, ठीक है, अपने देश में, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने इस डिफिकल्टी के बारे में जानते थे, हर एक चीज के बारे में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो संविधान बनाने वाले थे, वो लोग चीजों के बारे में समझते थे। इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके, जस्ट रिप्रेजेंटेशन हो सके हर एक सेक्शन का, ठीक है, ओप्रेस्ड सोशल ग्रुप का भी, जिनके साथ में हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, ठीक है, भेदभाव किया गया है। क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सोसाइटी बहुत ज्यादा डिवाइडेड थी। 1950s की बात कर रहे, अभी भी कास्ट सिस्टम के बारे में अगर देखो तो लोकली छोटे छोटे शहरों में, है ना, तो वहां पर ये सब चलता है। गांव में भी चलता है ये कास्ट बेस्ड सिस्टम, जो विलेज साइड है ना, तो अभी भी चलता है। तो उस टाइम पर तो कितना ज्यादा कास्ट सिस्टम चला करता होगा, है ना। तो इस चीजों को काउंटर करने के लिए यहाँ पर जो है डिबेट चली बहुत ज्यादा, है ना। इंडिपेंडेंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो इनके मोटिव अलग थे, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, मतलब कि अगर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है तो मतलब कि मुस्लिम्स के लिए जो है सीट रिजर्व कर दी, और इनको वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने सिख के लिए सीट रिजर्व की, तो सिख जो है उनको वोट जो है सिर्फ सिख ही करेंगे। तो ये सिस्टम जो है ब्रिटिश वाला था, पर इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा डिवीजन क्रिएट हो रहा था हमारे देश में। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है कर्स था इंडिया के लिए, ठीक है, ये एक जो क्या था, श्राप था। इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा हमारे देश को, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है सब पहले तो मुस्लिम्स को दिया गया ना, उसकी वजह से उनके अंदर जो है वो फीलिंग आ गई थी डिवीजन वाली, कुछ लोगों के अंदर आई थी जो कि लीडर्स थे, उन्होंने बाकी सारों को प्रमोट किया इन सब चीजों के लिए, है ना। तो वी मुस्लिम वांट टू मर्ज इन द नेशन, फॉर गॉड से कीप योर हैंड्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम्स कम्युनिटी। तो इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट देके डिवाइड कर दिया था हमारे देश को। ये जो सिस्टम था इसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कह रहे थे, क्योंकि ये जो है रिलीजन के बेसिस पे वो लोग रिजर्वेशन वगैरह दे रहे थे। और जो हमने आपको बताया ना कि पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, सॉरी,
तो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, तो वोटर्स जो होते थे एलिजिबल होते थे उन्हीं को वोट करने, मतलब उन्हीं की कम्युनिटी के, जैसे कि हमने आपको बताया ना, मुस्लिम जो अगर इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ तो उनको सभी लोग वोट उनके जो कम्युनिटी के हैं मुस्लिम्स होंगे वही वोट देंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई सारे मेंबर्स ने जो है इसका एक्सप्रेस किया, कितनी ज्यादा दिक्कत है इसका, है ना, कंसर्न एक्सप्रेस किया, डर एक्सप्रेस किया कि ये जो है हमारे देश में जो है ये ठीक नहीं हो रहा है ना। लिए डिसाइड किया गया और अडॉप्ट किया गया सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि कुछ लोगों के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन दिस सिस्टम जो सारे वोटर्स जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट करेंगे, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कम्युनिटी का पर्सन वोट करेगा। बस कैंडिडेट जो है वो उसके लिए रिजर्व कर देते हैं कि वो जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आएगा, सोशल सेक्शन से, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब जो है, तो उनके लिए एक एक जो है रिप्रेजेंटेशन उनके लिए एक रिजर्व कर दी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, उनका एक रिजर्वेशन कर दिया। अब यहाँ पे जो है सभी लोग वोट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये जो है शेड्यूल ट्राइब से तो शेड्यूल ट्राइब वाले बस वोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे लोग, सारे सिटीजन्स जो है भारत के, वो वोट करने का अधिकार रखते हैं, वो लोग वोट करेंगे, है ना, जो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। तो जो सोशल ग्रुप थे ना, जो हमारे देश में अलग अलग फैले हुए थे, है ना, तो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है इनका इतना ज्यादा जो है क्या था, इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनके पास में इतने वोटर्स थे ही नहीं कि वो जो है इन्फ्लुएंस कर सके और जीत सके, किसका कैंडिडेट जो है उनका जीत सके। ठीक है, तो इसलिए जो पूरे देश में देखा गया कि साइजेबल ग्रुप है अच्छे खासे, मतलब जो है कम्युनिटी, उस टाइम कम्युनिटी वाली फीलिंग जो है ना वो बहुत खतरनाक हो जाती है इन लोगों की। मतलब कि किसी की भी अगर लोग जो है एकदम अपने आप को भूल जाते हैं कि वो भारत के नागरिक है ना, तो बस कम्युनिटी, रिलीजन, इन सब चीजों पर फोकस करने लगते हैं। तो प्रपोर्शन जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो रिजर्वेशन लेकर के आया, पहले तो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में आया था ताकि जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, फिर एजुकेशन में भी दिया गया था, है ना। तो सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड जो पीपल थे ना, तो उनके लिए दिया गया था। इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि इकोनॉमी के बेसिस पे कभी रिजर्वेशन खत्म ही नहीं होगा। इकोनॉमी के बेसिस पे कैसे, ये एजुकेशन के बेस, एजुकेशन और जॉब का जो रिजर्वेशन हम आपको बता रहे हैं, तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो पीपल है उनको दिया गया था। जो हाँ, मतलब कि सोसाइटी में उनके साथ में भेदभाव हुआ है, वो एजुकेशन उनको ढंग से नहीं मिली है ना। तो अगर देखिए इकोनॉमी का बेसिस नहीं था कभी भी रिजर्वेशन, पर अभी जो है हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया है। इकोनॉमी कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि जो रिजर्वेशन, जैसे कि किसी के पास में मर्सिडीज है और किसी के पास में जो है सिंपल कार है, तो यहाँ पर वो सिंपल कार वाला अपने आप को गरीब समझेगा। किसी के पास में आईफोन है, किसी के पास में जो है गैलेक्सी का कुछ भी कोई भी फोन है ना, तो वो अपने आप को गरीब। ये इकोनॉमी का जो है क्राइटेरिया कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो रिजर्वेशन ऐसे बढ़ता गया, बट यहाँ पर ज्यादा जरूरी था, मतलब पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन का, क्योंकि यहाँ पर इनकी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना जरूरी था। तो हमारे संविधान जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि इसको रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, ये जो प्रोविजन है 10 साल के लिए था, फिर इसको और बढ़ाते गए। ठीक है, तो ताकि जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, तो अभी जो है 2030 के लिए ये एक्सटेंड हो गया है कि अभी 30 तक और चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेंगी, तो पार्लियामेंट डिसीजन लेते हैं कि इसको एक्सटेंड और एक्सटेंड करना है कि नहीं और बढ़ाना है कि नहीं। रिजर्वेशन जो है इस हिसाब से बढ़ता जाता है। जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व की गई है प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन द पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से सीट रिजर्व की गई है। 543 इलेक्टेड सीट थी लोकसभा में। ठीक है, इसमें से 84 जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई है और 47 जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए। 26 जनवरी 2019 का डेटा है ये। ओके, तो यहाँ पर जो है जयपाल सिंह है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है इन्होंने कुछ बोला था, तो उनका जो है ये दिया गया है 27 अगस्त 1947। तो इन्होंने बोला है कि वो कुछ फ्यू वर्ड्स बोलना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द आदिवासीज ऑफ इंडिया। जो आदिवासी है ना, शेड्यूल ट्राइब है, जो जंगलों में रहा करते थे, है ना, तो ये थैंक कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को और थैंक यू कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को एंड हर एक इंडियन सिटीजन को, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम आइसोलेटेड थे हमेशा, एक एज इट वर इन अ जू, जैसे कि एक जू में आइसोलेटेड रहते हैं एनिमल्स, सॉरी, तो मतलब तो इनको ना मतलब अकेला छोड़ दिया गया था लोगों के द्वारा, है ना। ऐसा बोलते हैं कि ये लोग जो है अलग है हमसे, डिफरेंस है, तो
ऐसा क्रिएट करते हैं लोग सोसाइटी में, डिस्क्रिमिनेशन, है ना। पर ये चाहते हैं कि हम सब लोग मिक्सअप हो आपके साथ में, है ना। तो इन्होंने बोला ये, जो कि जयपाल सिंह थे, तो इन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है इनका लेजिस्लेचर में, तो उसके लिए ये कंसर्न थे, ठीक है। तो वी हैव नॉट आस्क्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, इन्होंने बोला हम सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए नहीं मांग कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट जिसमें एक कम्युनिटी का इंसान और उसी कम्युनिटी के लोग बस वोट करते थे। तो अंडर द 1935 एक्ट इन्होंने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहते हैं हम रजिस्ट्रेशन में, हम जो है क्या 24 आदिवासी एमएलएज हैं जो है 1585 में आउट ऑफ, ठीक है। तो नॉट अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव एट अ सेंटर पर जो है एमएलए तो थे ये आदिवासी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां पर जो है इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो रिजर्वेशन के लिए बात की गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है रिजर्व की जा रही हैं, ठीक है, रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री कितनी होगी, कितनी पॉपुलेशन की, उस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। कौन डिसीजन लेता है इन सारी चीजों का, तो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है डीलिमिटेशन कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीलिमिटेशन कमीशन, है ना। तो डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। ये कोलैबोरेशन जो साथ में काम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, अपॉइंट किया जाता है इनको डीलिमिटेशन कमीशन को, ताकि ये बाउंड्री सेटअप कर सके कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, ठीक है। मतलब कि एक स्टेट में जो है ना, जो आपका जो है जैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हो सकती हैं, जैसे आप जो है इस एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर हो गई, तो इक्वल टू पॉपुलेशन, तो इनकी बाउंड्रीज के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, उनको वोटिंग एरिया दिया जाता है कि यहाँ पर जाकर के वोट करना है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में इक्वल पॉपुलेशन होती है ना। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है हर एक सेंसस के बाद में लाने को कहा गया था, पर हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही थी इससे, और साउथ की पॉपुलेशन कम हो रही थी, इसलिए इसको जो है रोक दिया गया था कुछ सालों के लिए, है ना। तो फिर अभी जो नेक्स्ट डीलिमिटेशन बाद में आएगा, तो रिप्रेजेंटेशन क्योंकि इस हिसाब से होती, जहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर जो है ज्यादा एमपी एमएलएज हो जाते हैं, ठीक है। जनरली एमपीज की बात होती है, एमएलएज तो उनके स्टेट के बस होते हैं, ठीक है। तो कोटा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्व किया जाता है, हर चीज हर स्टेट में फिक्स्ड किया जाता है इनकी प्रपोर्शन के अकॉर्डिंगली एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो ये काम भी डीलिमिटेशन कमीशन करते हैं कि रिजर्वेशन कर दिया जाता है सीट्स का, बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन देखते हैं जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जिनका जिसमें हाईएस्ट प्रपोर्शन होता है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का, उनको रिजर्व कर दिया जाता है एसटी के लिए, जहां पर ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन होती है ना ट्राइब्स की, वहां पर। इन केस अगर शेड्यूल कास्ट है तो डिलिमिटेशन कमीशन दो चीजें देखते हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट में दो चीजें देखी जाती हैं, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखते हैं जहां पर ज्यादा प्रपोर्शन होता है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का, बट ये लोग जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्प्रेड होते हैं, दूसरे रीजन में भी, मतलब कि एक जगह पर शेड्यूल कास्ट की खूब सारी पॉपुलेशन है, दूसरे रीजन में भी मतलब अलग अलग जगह रह रहे हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये सब चीजें देखी जाती हैं। बिकॉज शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है हर जगह है, मतलब हमारे देश में, ठीक है। मतलब ये भेदभाव का सिस्टम पूरे देश में चल रहा था ना, तो हर जगह पॉपुलेशन है इनकी, तो इनके लिए रिजर्व की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कैन बी रोटेटेड ईच टाइम, जब डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाती है ना, डीलिमिटेशन जो है इनके लिए रिजर्वेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो है सिमिलर प्रोविजन नहीं रखते हैं दूसरे डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। अगर देखें तो डिमांड होती है और ज्यादा कि रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में विमेंस के लिए, ठीक है। अभी जो है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2023 में, रिजर्वेशन दिया गया विमेंस को, 33% रिजर्वेशन दिया गया। तो वेरी फ्यू वुमेन, बहुत ही कम जो है विमेन्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज में अगर देखें तो हाईएस्ट पोजीशन में भी देखें, चाहे वो हेल्थ की कमिटी हो या फिर कोई और कमिटी हो, ठीक है, कमीशन हो या फिर कोई भी बॉडी हो, ठीक है, हमारे देश में टॉप पोजीशन पे तो विमेन बहुत ही मतलब देखा ही नहीं जाता है उनको, है ना। तो ऐसे ही पार्लियामेंट में भी देखो तो इनकी संख्या कम है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में तो है ही नहीं। अभी प्रेजेंटली देखो आपको कौन सीएम दिखेगा, ठीक है, विमेन है कोई सीएम, सिर्फ एक ही है, वेस्ट बंगाल की, है ना, तो ममता बनर्जी जी, तो उनके अलावा है ही नहीं, है ना।
और अगर देखें तो जैसे कि सीएम हो गया, ठीक है, पीएम कितनी बनी है अभी तक? एक ही पीएम बनी है अपनी, है ना, जो एक फीमेल थी, इंदिरा गांधी जी, है ना। तो इसके अलावा जो है देखने को नहीं मिलता है विमेन्स जो है पॉलिटिक्स में इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, मतलब 50% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है ना प्रॉपर। तो ये भी प्रॉब्लम है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन हो इसलिए रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी डिमांड होती है कि आप ऐसा रिजर्वेशन मत प्रोवाइड करो, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आप पॉलिटिकल पार्टीज में रिजर्वेशन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में कोटा डिफाइन करो, ठीक है। तो दूसरे देशों में ऐसे ही होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद अब जो है टिकट्स देते हैं औरतों को इलेक्शन लड़ने के लिए। पर अभी हमारे यहाँ देश में 106वां जो संविधान में चेंज किया गया और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड कर दिया गया। पर ये जो इम्प्लीमेंट होगा 2029 में इम्प्लीमेंट होगा, तो अभी 5 साल है ना। तो डिमांड होता है 1/3 सीट के लिए, तो अभी तो हो गई है ना रिजर्वेशन जो है सीट्स वुमेन्स का जो है रूरल एंड अर्बन एरियाज में, लोकल बॉडीज में तो है पहले से ही। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, मतलब कि चेंज किया गया था संविधान में। और पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, संविधान में इनके बारे में लिख दिया गया था। और इसमें 1/3 जो है मतलब कि 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था विमेन्स का। तो आप देखो कि कितने सारे जो है पंचायत में जो है सरपंच जो है विमेन है, पर वहां पे भी अब उल्टा ही कॉन्सेप्ट चलता है, सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना। तो पति जो है सरपंच बन के घूमते हैं, ठीक है, विमेन जो है सिलेक्ट तो हो जाती हैं, विमेन जो है जीत तो जाती हैं, पर उनका डोमिनेंस जो है मेल का ही रहता है। तो यहाँ पे भी कुछ और ही चीजें देखने को मिलती है। तो हम लोकल गवर्नमेंट वाले चैप्टर्स में और समझेंगे इसके बारे में। सिमिलर प्रोविजन जो है लोकसभा एंड विधानसभा में है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का और इनको जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। कई सालों तक ये मतलब 2008 में फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था, बिल लाया गया था कि वुमेन्स को रिजर्वेशन दे दो। अगर उस टाइम पर दे दिया गया होता तो अभी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन होती वुमेन्स की, पर अब दिया है 2023 में, मतलब 75 साल से ज्यादा हो रहे हैं आजादी को, अभी भी जो है वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन कम है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो अगर किसी डेमोक्रेसी का अगर जो अगर देखो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होते हैं, है ना, तो तभी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहला पाती है, वरना करप्ट इलेक्शन तो हर देश में होते हैं, है ना। तो अफ्रीका में भी देखो, और बेलारूस का एग्जाम्पल ले लो, वहां पर इतने सालों से एक अथॉरिटेरियन लीडर जो है वो हर बार फुल मेजोरिटी के साथ में जीत कर आते हैं, है ना। लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तो ये अपने हिसाब से इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ट्रू टेस्ट अगर किसी इलेक्शन सिस्टम का होता है कि वो किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस है। अगर हम डेमोक्रेसी को चाहते हैं कि वो सच में ग्राउंड में रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन सिस्टम जो है इम्पार्शियल रहे, कि बिना किसी भेदभाव का और ट्रांसपेरेंट रहे, है ना। जो है सबको दिखे कि हाँ सब सही से हो रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है इलेक्शन का अलाउ करते हैं एस्पिरेशन जो वोटर्स के हैं, कि उनको एक लेजिटिमेट जो एक्सप्रेशन होता है कि इलेक्टोरल रिजल्ट का, मतलब कि जनता के द्वारा वोट की गई गवर्नमेंट चुनी जाती है, तो ये लेजिटिमेट चीज होती है ना। जायज होती है ना। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर देखते हैं, ये तो ये दिया हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट। तो वोट देना सबका संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 326 है, इसमें वोट देना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हर एक सिटीजन को वोट देने का अधिकार दिया गया, भारतीय सिटीजन को। पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बात याद रखना। फंडामेंटल राइट अगर होता तो फिर जेल में बैठे हुए कैदी भी वोट देने का डिमांड करते हैं ना। तो पर ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अपार्ट फ्रॉम जो मेथड ऑफ इलेक्शन, तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आंसर करते हैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, कि वोटर्स कौन है, ठीक है, वोट देने वालों की तो बात करो, है ना। तो वोटर्स कौन है, कंटेस्ट कौन कर रहा है इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन में खड़ा कौन हो रहा है, ठीक है। तो ये बोथ ये जो है तो हमारे संविधान जो है इन्होंने अच्छे से डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होते हैं इसमें सारे अडल्ट सिटीजन जो है हमारे देश के, तो किसी कंट्री के, तो एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए। तो इसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है जो कि अडल्ट है, ठीक है। तो कई सारे देश में ना सिटीजन जो है उनको बहुत टाइम तक जो है फाइट करनी पड़ी, वोटिंग अधिकार के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है, रूलर्स के साथ में भी। तो कई सारे देश में जो है विमेन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया,
ठीक है, ये जो बड़े बड़े देश हैं जो अपने आप को महान कहते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर वोट देने के लिए विमेन्स को जो है मतलब वोटिंग अधिकार के लिए स्ट्रगल करना पड़ा कई मतलब सालों तक। ठीक है। और हमारे देश में जैसे ही आजादी मिली, आजादी के कई सालों तक इनको जो है वोटिंग का अधिकार नहीं था विमेन्स को। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी वाले मेल जो है उनको बस वोट देने का अधिकार था। तो हमारे यहाँ तो जैसे ही इंडिपेंडेंस हुई, तुरंत सभी लोगों को वोट का अधिकार दे दिया। तो मतलब इन देशों में ना कई सारे देश ऐसे थे जो कि आजादी के कई सालों बाद, मतलब 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, वोट देने का अधिकार नहीं दिया हुआ सिटीजन्स को। ठीक है, पर हमारे यहाँ जो है फार्मर्स जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो थे, उन्होंने गारंटी कर दिया था, हर एक सिटीजन को वोट देने का अधिकार दिया था, राइट टू वोट दिया था। ठीक है, जैसे ही हमको आजादी मिली थी उसके बाद में 1989 में जो है, पहले 21 साल थी वोट देने का, मतलब कि 21 साल के हो गए तो वोट दे सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है 1989 जो है उसमें चेंज किया गया, संविधान में अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, और चेंज कर दिया गया, यहाँ वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया, 18 कर दिया, मतलब अब जो है 18 साल है कि वोट देना है तो 18 साल के होना जरूरी होता है। अडल्ट फ्रेंचाइज जो इंश्योर करता है हर एक सिटीजन पार्टिसिपेट कर सके, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने में। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है, हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे या फिर सेक्स के बेसिस पे जो है वोटिंग का अधिकार नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार है क्योंकि वो सिटीजन है हमारे देश के, है ना। तो हमने चैप्टर जो है, जो राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, तो मैनी पीपल जो है उनको लगता है कि जो राइट टू वोट है हर एक सिटीजन को दे दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज राइट नॉट राइट, सॉरी। तो मतलब कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वोटिंग राइट दे दिया सबको, पर इनको एजुकेशन वगैरह है नहीं, इनको क्यों दे दिया, ये सही नहीं है। पर हमारे संविधान बनाने वाले ये बिलीव करते थे कि एबिलिटी, मतलब उस टाइम पर तो लिटरेसी रेट एकदम ही जीरो था, है ना, तो मतलब बहुत कम था, तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पर, वोटिंग का अधिकार दे दिया गया था। तो हर एक अडल्ट सिटीजन जो है इक्वल है इन मैटर ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी एंड द कंट्री फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर एक सिटीजन इम्पोर्टेंट है हमारे देश में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है वो समझते थे इस बात को, वो बिलीव करते थे कि हर एक सिटीजन जो है हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, जो डिसाइड करेंगे कि उनके देश के लिए क्या सही है। इसलिए सभी लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिया, जो वोटिंग का अधिकार था। तो क्या सही है, तो जैसे राइट टू वोट का अधिकार है, वैसे ही राइट टू कंटेस्ट टू इलेक्शन, मतलब कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। सारे सिटीजन है उनको अधिकार है कि वो स्टैंड हो सके फॉर इलेक्शन एंड बिकम रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको वोट देने का अधिकार तो है, आपको रिप्रेजेंटेटिव बनने का भी अधिकार है। देयर आर डिफरेंट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, पर एज रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे कि अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल की एज है, मतलब आपको 25 साल के हो गए तो इलेक्शन में आप जो है यहाँ पर जो है आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। राज्यसभा की एज जो है 30 है। ठीक है, और गवर्नर बनने के लिए या फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए एज जो होती है 35 होती है। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए 21 होती है एज। तो ये डिफरेंट एज प्रिस्क्राइब की गई है कैंडिडेट्स के लिए भी। कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे कि एक लीगल प्रोविजन है कि पर्सन जो भी, अगर जिसको भी जेल हुई होती है 2 साल की या से उससे ज्यादा की, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इलेक्शन लड़ने से। ठीक है, मतलब एक क्रिमिनल को क्यों इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, है ना। तो जिसको 2 साल की एज होती है, सॉरी जेल होती है, या फिर 2 साल से ज्यादा की जेल होती है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इलेक्शन लड़ने से। बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनकम की, एजुकेशन की, क्लास, जेंडर और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो किसी को एजुकेशन, पढ़ा लिखा हो ना हो, किसी क्लास से बिलोंग करता हो या नहीं, जेंडर वगैरह ये सब नहीं देखा जाता है। तो हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है ओपन है हर एक सिटीजन के लिए। ओके, अब यहाँ से ना हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।